हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में। कुषाण साम्राज्य के पतन के समय उत्तरी भारत में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसका लाभ उठाकर बहुत से प्रांतीय शासक और सामंत राजा स्वतंत्र हो गए थे। संभवतः इसी प्रकार का एक व्यक्ति श्रीगुप्त भी था। इसका कार्यकाल 240 एडी से 280 एडी तक था। इसने मगध से 40 योजन पूर्व की तरफ अपने राज्य का विस्तार किया। अपने शक्ति को स्थापित कर लेने के कारण इसको महाराज की पदवी दी गई। इसने मर्ग सिखावन के समीप एक विहार का निर्माण करवाया और उसका खर्च चलाने के लिए 24 गांव प्रदान किए गए। गुप्त राजा स्वयं बौद्ध नहीं थे, पर बौद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए बहुत से चीनी यात्री इस समय भारत आने लगे। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच था। इसका शासनकाल 280 एडी से लेकर 319 एडी तक रहा। इसके बारे में इतिहास में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद इसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। इसका कार्यकाल 319 एडी से 335 एडी तक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के पहले दो राजा महाराज ही कहे गए थे, पर चंद्रगुप्त को महाधीराज कहा गया। इससे प्रतीत होता है कि उसके समय में गुप्त वंश की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। प्राचीन समय में जो सामंत होते थे उनके लिए महाराज शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु महाराजा धीराज ऐसे राजाओं के लिए प्रयोग किया जाता था जो पूर्णतः स्वाधीन और शक्तिशाली शासक हो। अब पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया था। मगध तथा उत्तर प्रदेश से बहुत से प्रदेशों को जीत लेने के कारण चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। इन्हीं विजयों और राज्य विस्तार की स्मृति में चंद्रगुप्त ने एक नया संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। मगध के उत्तर में लिच्छवियों का जो शक्तिशाली गणराज्य था, चंद्रगुप्त ने उनके साथ मैत्री और सहयोग का संबंध स्थापित किया। कुषाण काल के बाद इस प्रदेश में सबसे प्रबल शक्ति भारतीय लिच्छवियों की ही थी। लिच्छवियों का सहयोग प्राप्त किए बिना चंद्रगुप्त के लिए अपने राज्य का विस्तार करना संभव नहीं था। इस सहयोग और मैत्री भाव को स्थिर करने के लिए चंद्रगुप्त ने लिच्छवी कुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। चंद्रगुप्त और लिच्छवी कुमारी का विवाह होने के बाद गुप्त राज्य और लिच्छवी गणराज्य एक हो गए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त के सिक्कों पर एक साइड तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त का चित्र है, दूसरी तरफ लिच्छवी गणराज्य लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त बंगाल से प्रारंभ कर पश्चिम में अयोध्या तथा प्रयाग तक के विशाल प्रदेश का स्वामी बना। सोने के सिक्के और रजत मुद्राएं भी चलवाई। की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त ने 320 एडी से 550 एडी लगभग शासन किया। और इसके बाद आता है इसका पुत्र समुद्रगुप्त, जिसका कार्यकाल 335 एडी से 380 एडी तक का था। चंद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे, परंतु गुणों और शक्ति में सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त ही प्रतिभाशाली था। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को राजसभा में बुलाया और कि तुम सचमुच आर्य हो और अब इस राज्य का पालन करो, और उसे राजा घोषित किया। अपने राज्यकाल में ही समुद्रगुप्त के राजा बनते ही इसके भाइयों ने विद्रोह कर दिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध राजा कांच था। उस समय के बाद समुद्रगुप्त ने अपने भाइयों के विद्रोह को दबा दिया और सिंहासन पर दृढ़ता से अपना अधिकार जमा लिया। अब इसने अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले 3 राजाओं को जीतकर अपने अधीन किया। इनमें पहला है अहिच्छत्र का राजा अच्युत्य, दूसरा पद्मावती का राजा नागसेन और राजा कोटकुलज। इसके अलावा राजा कोट, जिसके सिक्के पंजाब और दिल्ली में मिले हैं। इन तीनों राजाओं को हराने के बाद समुद्रगुप्त बड़ी धूमधाम से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद आर्यव्रत में अपनी शक्ति को भली भांति स्थापित कर समुद्रगुप्त ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। इस विजय यात्रा में उसने कुल 12 राजाओं को जीतकर अपने अधीन किया।
कौशल देश का राजा महेंद्र। इसमें आधुनिक मध्य प्रदेश के बिलासपुर, सबलपुर और रायपुर आदि आते हैं। यहाँ के राजा महेंद्र को हराकर इसने अपने अधीन किया। इसके बाद महाकांतर का व्याघ्र राज, महाकौशल के दक्षिण पूर्व में एक जंगली प्रदेश था ये। आजकल गोंडवाना और सघन के जंगल हैं जहाँ। तीसरा कोराल का मंत्र राज, यह दक्षिणी मध्य प्रदेश के सोनपुर के आसपास के प्रदेश है। चौथा पीठपुर का महेंद्रगिरी, यह स्थान गोदावरी जिले में स्थित पीठपुरम है। इसके बाद पांचवा कोट्टूर का राजा स्वामी दत्त, कोट्टूर का राजा यह गंजाम जिले में था। इसके बाद एरंडपल का दमन किया, यह राजा कलिंग के दक्षिण में था। फिर सातवां काची का विष्णुगोप, आंध्र प्रदेश के पूर्वी जिलों और कलिंग को जीतकर समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया। फिर आठवां अवमुक्त का नीलराज, यह राज्य काची के ही समीप था। नौवां वेंगी का हस्तिवर्मन। 10वां पालक का उग्रसेन, यह राज्य नेल्लौर जिले में था। 11वां देव राष्ट्र का कुबेर और 12वां कौस्थलपुर का धनंजय, यह राज्य उत्तरी अकोट जिले में था। इन राज्यों को जीतकर समुद्र दक्षिण से वापस लौट आए। इनका पूर्ण मूल छेद नहीं किया गया। मतलब होता है राजा को हराकर अपने अधीन करना, उसको मारना नहीं और उसको उसका राज्य वापस दे देना। यह करके समुद्रगुप्त ने अपनी आर्य मर्यादा का पालन किया। परंतु कुछ समय के बाद ही इन राज्यों ने दोबारा विद्रोह कर दिया। अब की बार इनका मूल छेद समुद्रगुप्त ने कर दिया। इन सब के बाद समुद्रगुप्त को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इन विधियों से उसकी धाक ऐसी बैठ गई थी कि उस समय के नरपति और योद्धा मालवा आदि गणराज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार समुद्रगुप्त के राज्य में दक्षिणी पूर्वी बंगाल, कामरूप या असम, नेपाल, असम का नौगांव प्रदेश, कुमायूं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र आदि प्रदेश समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। इसके बाद इसने एक बार और पूरे भारत में अश्वमेध यज्ञ करवाया, परंतु इसको उस समय कोई चुनौती देने वाला राजा नहीं था। इसके बहुत से सिक्के मिले हैं जिन पे धनुष बांध लिए खड़ा हुआ है और सिंह को बाण से मारता हुआ दिखाया गया है आदि। बिना बजाते हुए भी इसने अपने आप को प्रदर्शित किया। समुद्रगुप्त वीर योद्धा तो था ही, वह संगीत और कविता का भी प्रेमी था। इसके कार्यकाल में श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने इसकी आज्ञा से बोधि वृक्ष के उत्तर में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। कहा जाता है इसने सैकड़ों युद्ध किए, जिसके कारण इसके शरीर पर हर जगह निशान थे। इसके बाद आता है सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। इसका कार्यकाल 380 एडी से 413 या 414 एडी तक रहा। समुद्रगुप्त के बड़े लड़के का नाम रामगुप्त था, वही गद्दी पर बैठा। यह बड़ा निर्बल, कामी, नपुंसक शासक था। इसका विवाह ध्रुव देवी के साथ हुआ था। रामगुप्त की निर्बलता का फायदा उठाकर अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए। अब पहाड़ी राजा भी हमला करने लग गए थे। हिमालय की उपत्यका में युद्ध हुआ, जहां गुप्त सेनाएं घेर ली गई और इन्हें संधि करनी पड़ी। यहाँ के राजा शक था, उसने ये शर्त रखी कि जो रामगुप्त की पटरानी है ध्रुव देवी, उसको सकराज के सामने पेश किया जाए। रामगुप्त इसके लिए भी तैयार हो गया, परंतु इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय इस बात को सहन नहीं कर सका। उसने स्वयं ध्रुव देवी का स्त्री रूप धारण किया और अन्य बहुत से सैनिकों को परिचारिका रूप में स्त्री वेश पहनाया गया। सकराज के पूर्व में पहुंचकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सकराज का घात कर दिया। इसके बाद निर्बल रामगुप्त को मारकर चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा और ध्रुव देवी के साथ विवाह किया और उसे अपनी पटरानी बनाया। जब चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा तो उसके सामने दो मुख्य कार्य थे। एक तो रामगुप्त के समय जो उत्पन्न हुई अव्यवस्था को दूर करना, दूसरा शकों को हराना। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा बनते ही साम्राज्य में व्यवस्था कायम हो गई। विदेशी जातियों की शक्ति के इस समय दो बड़े केंद्र थे, काठियावाड़ और गुजरात।
यहाँ के सामंतों की स्थिति स्वतंत्र राजा के समान थी। पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ के शक शासकों से युद्ध किया। उस समय शक महाक्षत्रपों का राजा रुद्र सिंह तृतीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उसे हरा दिया गया और उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया गया। शकों को पराजित करने में वाकाटकों से बहुत सहायता मिली थी। वाकाटक राजा रुद्र सिंह द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री की शादी हुई थी, जिससे इनमें घनिष्ठ संबंध थे। जब रुद्र सेन द्वितीय की मृत्यु 5 वर्ष के शासनकाल के अंतर्गत ही हो गई थी। इसके बाद प्रभावती गुप्त गद्दी पर बैठी अपने अवयस्क बेटे को लेके, तो उस समय शकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पूरी शक्ति के साथ वाकाटक राज्य की भी सहायता की थी। गुजरात और काठियावाड़ के शकों के राज्य को हराकर अपने राज्य में शामिल कर लेना, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद गुप्त साम्राज्य की सीमाएं अब अरब सागर तक विस्तृत हो गई थी। नए जीते हुए प्रदेशों पर काबू करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया, क्योंकि पाटलिपुत्र यहाँ से बहुत दूर थी। इसके अलावा गांधार और कंबोज में भी कुछ कुषाण शासक बचे हुए थे, उनको चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा हराया गया। पंजाब की जो 7 नदियाँ यमुना, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु का प्रदेश प्राचीन समय में सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। शकों और कुषाणों पर आने के बाद इस पर गुप्त साम्राज्य का अधिकार हो गया था। इसके बाद बंगाल में विद्रोह हो गया और वहाँ के अनेक राजाओं को हराकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने अधीन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास भी थे। इसके अलावा आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि भी थे। इसके अलावा विशाख दत्त की देवकी चंद्रगुप्तन में गुप्त शासकों की संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इसके काल में शूद्रक कृत, मृच्छकटिकम, वात्स्यायन का कामसूत्र गुप्त शासन व्यवस्था की जानकारी हमें देते हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र मुख्य कृति है, जिसका 100 से भी ज़्यादा भाषा में अनुवाद हो चुका है। इसके अलावा पुराणों की वर्तमान भाषा में रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का विकास भी सर्वाधिक गुप्त काल में हुआ। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है।